बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आई कैप स्टडी टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 5 और मेरी बुक में से चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। बेटा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के लिए हम लोग इसकी डिस्कशन का स्टार्ट करेंगे यहाँ से कुछ। इस चैप्टर में हम लोगों ने सीखना है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं सिखाने वाला कि आपने इंटरेस्ट लेना है। मैं बेसिकली आपको उसकी कैलकुलेशंस के मेथड्स बता रहा हूं कि ये हम लोग कैलकुलेट कैसे किया करते हैं। बैंकिंग सिस्टम में देखा जाए तो ये चीज आम है। आपको कहा गया है कि बेटा, आपको ना अच्छाई का पता होना चाहिए और अच्छाई करनी भी चाहिए। बुराई करो नहीं, लेकिन बुराई का पता जरूर होना चाहिए। तो मतलब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए। क्लियर। मैं अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर इंटरेस्ट तो हराम है, बड़े इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ जाते हैं। बेटा, स्टडी में इस्लाम को साइड पे, स्टडी को साइड पे रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने जस्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह को देखना है। इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट से क्या मुराद है? इस इंटरेस्ट से मुराद वो इंटरेस्ट नहीं कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। सूद, सूद किसको कहते हैं? जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जाता है ना, उसको सूद कहा जाता है। उस अमाउंट को सूद नहीं कहते। उस अमाउंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। मतलब अगर मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल दूं कि आपको 1 लाख रुपए की जरूरत थी और वो 1 लाख रुपए आपने मुझसे उधार पर ले लिया कि सर आपको ना 2 माह बाद वापस कर देंगे, और 2 माह बाद आपने मुझे 1 लाख रुपए ही वापस किए, तो कोई इंटरेस्ट, कोई सूद, कुछ भी नहीं था। ये कर्जे हसना था। ओके। और इस्लाम में इस चीज की इजाजत है कि आप दूसरे मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। अगर उनको कोई मुश्किल पेश आए तो आप उनके लिए उस मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं और जितना हो सके आप उनकी मदद करें। अच्छा, फिर क्या हुआ? अगर यही 1 लाख रुपए आप लोग बैंक में जाकर लोन ले लेते हो और बैंक से कहते हो ना सिर्फ 2 माह के लिए चाहिए, 2 माह बाद वापस कर लेंगे, बैंक आपसे 1 लाख रुपया तो दे देगा और उसके ऊपर भी कंडीशंस भी होती हैं। ऐसे भी नहीं देगा। अब आप अपने दोस्तों से मांगते हैं ना, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। बैंक वाले एक तो आपसे कहेंगे भाई घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाओ। कोई ना कोई चीज गिरवी भी रखवानी पड़ती है सिक्योरिटी के तौर पर, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दे दो उनको या जेवरात रख दो और उसके अगेंस्ट वो आपको लोन देंगे। फिर जब 2 माह के बाद या जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने वो लोन लिया होगा, जरूरी नहीं 2 माह हो, 2 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपको पैसा कितने अरसे के लिए चाहिए। जब आप वापसी करने के लिए जाते हो, आप सेम अमाउंट वापस नहीं करते। ऑलराइट। आपको बैंक कहता है भाई ये 1,10,000 पे दो, फिर जाके लोन सेट ऑफ होता है। तो 1 लाख तो हमने वैसे ही लिया हुआ था, तो 1,10,000 पे सूद नहीं है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो ना इंटरेस्ट, वो है। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अच्छा, मैं ना इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के, वैसे आप बेसिकली तो हमारा मकसद है ना नॉलेज गेन करना। पेपर तो इंशाल्लाह हमारा पास हो ही जाएगा। नॉलेज गेन करना हमारा मकसद है। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यहां पर देखो कि मुझसे ना एक पर्सन ने उधार लिया और उसकी उस उधार की अमाउंट है सपोज के 500 रुपए। सिर्फ एक एग्जांपल को हम लोगों ने समझते हैं। मैंने उस पर्सन को 500 रुपए उधार दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और उस दिन जो पेट्रोल की प्राइस थी ना, वो 100 रुपीज पर लीटर थी। ऑलराइट। तो उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल गया होगा 500 रुपए का? 5 लीटर्स। उसकी उसने अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती हमारे मुल्क में, खास तौर पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, डिफ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है हमारे पास। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उसने ना 1 माह बाद
मुझे आके 500 रुपये वापस कर दिए। लेकिन उस दिन जो पेट्रोल की प्राइस थी वो 125 रुपीज पर लीटर। ऑलराइट। अच्छा, मैंने भी उस पैसों से जाके अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लिया, तो क्या मैं 5 लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा? अच्छा, मैं इस अमाउंट से कितने लीटर पेट्रोल डलवा सकता हूं? अब अगर आप लोग देखो, अमाउंट को छोड़ दो, आप ऐसा समझो जैसे मैंने उसे 5 लीटर पेट्रोल उधारा दिया और उसने मुझे उसके अगेंस्ट आके 4 लीटर पेट्रोल वापस कर दिया। क्या उसने मेरे साथ अच्छा किया? क्या आपको लगता है कि इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि अगर कोई आपके बुरे वक्त में आपका साथी बन जाए तो आप बाद में उसको नुकसान दो? इस्लाम इस चीज की भी इस्लाम कहता है कि भाई इंटरेस्ट भी नहीं लेना, सूद भी नहीं लेना, लेकिन दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। अब यहां अगर आप ये करते हो ना कि भाई 500 के अगेंस्ट मैंने उसको 500 रुपए ही वापस कर दिए, यार तुमने तो उसको गरीब कर दिया है। हमारे यहाँ डे बाय डे जो हमारी करेंसी है ना, डी वैल्यू हो रही है। आज के 500 रुपए आने वाले 500 रुपए के इक्वल नहीं है। ऑलराइट। आज के 500 रुपए ज्यादा कीमती हैं, फ्यूचर के 500 रुपए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। अब आप खुद देख लो, हैं तो दोनों 500 रुपए, लेकिन जब मैंने लोन दिया था मैं 5 लीटर पेट्रोल परचेज कर सकता था, लेकिन जब मैंने वापसी लिया मैं 4 लीटर पेट्रोल वापस, 4 लीटर पेट्रोल। अब अगर आप लोग ये देखें ना कि मैं उससे कह दूं कि भाई मैंने 5 लीटर पेट्रोल दिया था ना तुम्हें, तो मुझे 5 लीटर पेट्रोल ही दो, तो वो मुझे कितनी अमाउंट जाके पे करेगा? ₹625। अब अगर आप लोग देखें एट अ रेट ऑफ 125, तो मैं कितने लीटर पेट्रोल लूंगा? अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बात इस तरह से ना समझाता इन टर्म्स ऑफ लीटर्स क्वांटिटी, और मैं आपसे कहता कि मैंने 500 रुपए का लोन दिया और उसके अगेंस्ट मैंने उससे 625 रुपए ले लिए, आप फौरन कहते 125 रुपए का इंटरेस्ट है, सूद खाया आपने। क्या आपको लगता है मैंने सूद खाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये 125 रुपए सूद नहीं है, ये हराम भी नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हो तो ये सूद नहीं है। ऑल राइट है। लेकिन अगर मैं उससे ले लेता हूं 700 रुपए, अब सूद है। और 700 मतलब अब सूद बेसिकली 200 रुपए सूद नहीं है, 75 रुपीज है। ये बात समझ आई है? ये वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि 500 के अगेंस्ट अगर कोई आपसे 600 रुपये ले रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसने आपसे सूद ले लिया है। बेसिकली तो अगर मैंने 600 भी लिया है ना, तो भी मैं नुकसान में हूँ। 625 रुपये बनते थे। तो आप लोगों ने जब भी कोई डिसीजन लेना हो, हमेशा रैशनल डिसीजन लेना, कि आपने सरकमस्टांसिस भी देखने हैं कि यार जब मैंने लोन लिया था उस टाइम पे चीजों की प्राइसेस क्या थी, आज जब मैं लोन ले रहा हूं तो उस टाइम पे चीजों की प्राइसेस क्या हैं। आपने इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को भी देखना है। लेकिन मजे की बात, हमारे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हमने इन्फ्लेशन को नहीं देखना। ये वैसे ही मैंने आपको एक स्टोरी बताई है कि रियल लाइफ में इस तरह से है। अब आते हैं अपनी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। मैंने आपसे कहा कि हम लोग ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखेंगे, तो सबसे पहले इंटरेस्ट को डिफाइन करना चाहिए। और वो डेफिनेशन आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता दी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम अपनी अमाउंट के ऊपर रिसीव करते हैं या पे करें, इंटरेस्ट देना और लेना दोनों ही हराम है, लेकिन है इंटरेस्ट। ओके। अब देखें इंटरेस्ट, यहाँ पे हराम हलाल नहीं पढ़ना बेटा, ये चीज होती है हर किसी का अपना अपना ईमान। इस्लाम में ये चीज हराम है, बाकी मसाइल में नहीं है, बिजनेस है। और अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का बिजनेस मुसलमान करता है, जिसके लिए हराम है। बाकी लोग इतना नहीं कर रहे। सबसे, आपको कोई मजबूरी हो ना और आप किसी से पैसे लेने चले जाओ, दाढ़ी रखी हुई होगी, मौलवी होगा, 5 वक्त का नमाजी होगा, लेकिन फौरन कहेगा कि भाई 1 लाख रुपया दे रहा हूं, हफ्ते बाद 1.25 लाख रुपए लूंगा।
क्या कहते हैं? बिजनेस है भाई। वो कहते नहीं है कि ये इंटरेस्ट है। इवन के एक एक महीने में इंटरेस्ट रेट हाइक कर देते हैं। वो इतना तो बैंक वाले नहीं लेते। शायद आप लोगों का इन चीजों से वास्ता नहीं पड़ा, और अल्लाह करे कि ना पड़े। अच्छा, इंटरेस्ट की अगर अब हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो बेसिकली इंटरेस्ट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट पेड और रिसीव्ड। हम दोनों सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। देखिए भाई, अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। तो क्या बैंक वाले पे करेंगे? सेम अमाउंट के ऊपर बैंक वाले एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो चाहे पे करो एक्स्ट्रा अमाउंट या रिसीव करो, किस पर? ऑन अ सर्टेन सम। बेटा यहां पर सम से मुराद है अमाउंट, ये बात हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में ये वर्ड अक्सर यूज होगा। तो यहां सम से मुराद होगा अमाउंट। ओके, ऑन अ सर्टेन सम। और इस सम को हम लोग यहां पर कहते रहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ऑन अ सर्टेन सम। और इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। एट अ स्पेसिफिक रेट at a specific rate of interest। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर के साथ या फिर स्मॉल आई के साथ। आर स्टैंड फॉर रेट एंड आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। तो कहीं पर आपको ये स्मॉल आर से डिनोट होगा, कहीं पर ये स्मॉल आई के साथ। मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? At a specific rate of interest for a certain period। और certain period से क्या मुराद है? टाइम, इन ईयर्स। अच्छा, अब ये है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन कि इंटरेस्ट is an extra amount paid or received on a certain sum at a specific rate of interest for a certain period। ऑलराइट, अब देखें बेटा, इस पूरी डेफिनेशन में ना तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, आपके पास सर्टेन सम, मतलब के प्रिंसिपल अमाउंट, मींस दैट कि आपने लोन कितनी अमाउंट का लिया। या आपने, अब देखिए, बैंक से अगर मैं लोन लेता हूं ना, तो मेरे लिए लोन है, बैंक वालों के लिए इन्वेस्टमेंट है। मेरे लिए लोन है, बैंक वालों के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो अगर मैं लोन लूं या मैं इन्वेस्टमेंट करूं, जितनी भी अमाउंट की, वो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। और उसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल पी के साथ। इसको डिनोट किया जाएगा सर्टेन सम को कैपिटल पी। पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज के दिन क्या वैल्यू है। तो लोन मैंने आज के दिन दिया होगा, इन्वेस्टमेंट मैंने आज के दिन की होगी, तो उसे कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट। अब मैं बैंक वालों के पास गया, मैंने उनसे कहा मुझे 50,000 रुपए चाहिए। तो ये 50,000 मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। वो मुझसे पूछेंगे वापसी कब करोगे। ये मैंने बताना है उनको कि भाई मुझे ये 50,000 रुपीज कितने अरसे के लिए चाहिए।
वो टाइम ड्यूरेशन इन मंथ्स भी हो सकता है, वो इन ईयर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है। मैंने उसे कहा कि मैं 3 साल के बाद वापस करूंगा, तो वो टाइम ड्यूरेशन मेरे पास, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल टी के साथ। स्मॉल टी स्टैंड फॉर टाइम। ओके। अच्छा, वो अब कहेंगे, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं नहीं कहूंगा खुदा के लिए मुझे 5% पे दे दो। ये बैंक वालों ने बताना है कि भाई ये लोन हम तुम्हें दे देंगे, तुम 3 साल बाद ही वापस करना, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इतना चार्ज करेंगे। अब देखें, इसकी दो सिचुएशन थी। या तो अगर कोई सिंपल सा आदमी उनके पास चला जाए ना, तो बैंक वाले भी बड़ा बेहतरीन धोखा देते हैं। इस वजह से आपको ये बातें समझाई जा रही हैं कि आपको पता हो कि बैंक वाले कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब बैंक वाले ये नहीं कहेंगे कि बाबा जी 50,000 रुपये लेके जाओ, 3 साल के बाद तुमने हमें 60,000 रुपये दे देने हैं, ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हम आपसे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 10% करेंगे, 20% करेंगे। इवन के ये मैं थोड़ा बोल रहा हूं, ज्यादा किया जाता है। तो मतलब कोई ना कोई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताएगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? तो वो जो परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट बताया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि भाई आपको कितनी अमाउंट लोन के तौर पर चाहिए, कितने अरसे के लिए चाहिए, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इन तीनों में से कोई सी एक चीज भी चेंज हो जाए ना, सारी कैलकुलेशन, सारी अमाउंट चेंज हो जाती है। अब आप मुझे बताएं कि क्या 10,000 रुपये लोन लेने वाला भी सेम इंटरेस्ट पे करेगा जो 50,000 रुपये वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोन की अमाउंट को ज्यादा कर देते हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे, अमाउंट चेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट के इंक्रीज करने से आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। रेट चाहे सेम रहे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि भाई आपने भी 50,000 रुपये लोन लिया, भाई ने भी 50,000 रुपये लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, इसने 2 साल बाद वापस किए, उसने 3 साल बाद वापस किया, क्या सेम अमाउंट वापस करेंगे? नहीं। टाइम के इंक्रीज कर देने से भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, एक मरतबा भाई ने 50,000 रुपया लोन लिया बैंक ए से। वो लोन दे रहा था 10% पर इंटरेस्ट पर, 10% इंटरेस्ट रेट था पर एनम। उस भाई ने जाके लोन लिया और उसको मिला था 12% पर एनम पर। दोनों ने सेम टाइम पे लोन लिया, सेम टाइम पे वापस किया, क्या दोनों ने इंटरेस्ट की अमाउंट सेम दी? नहीं। किस चीज का फर्क आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए, इंटरेस्ट की अमाउंट बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। आपको ज्यादा, 12% वाले को ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़नी है, 10% वाले को कम। तो बेटा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बेसिकली तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही होती है: प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टाइम ड्यूरेशन। आई होप कि आपको ये तीनों बातें समझ आ चुकी हैं। तो जब भी कोई आपसे इंटरेस्ट की अमाउंट के बारे में पूछेगा, आप उससे तीन क्वेश्चन करोगे: भाई लोन कितना लिया, या इन्वेस्टमेंट कितनी की, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर की, और कितने अरसे के लिए की। तब जाके आप उसको कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। अब इंटरेस्ट हमारे पास दो किस्म का होता है। एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं हमारे पास: सिंपल इंटरेस्ट, और अभी के लिए हमारा फोकस वैसे सिंपल पे ही रहना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 1 साल के लिए, जी। तो वो 2 साल बाद 20% नहीं, होगी।
ये चीज अभी बेटा समझने जा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सेम रहता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था 10% वाला, सॉरी 10,000 रुपीज लोन लेने वाला वो भी 10% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन 50,000 रुपीज लोन लेने वाला वो भी 10% ही दे रहा है, लेकिन 50 वाला ज्यादा दे रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। क्या 10,000 का 10% बनेगा 1,000, और 50,000 का 10% बनेगा 5,000। लेकिन रेट को परसेंटेज में देखें तो दोनों के लिए बराबर है। ओके। अच्छा जी, इंटरेस्ट की दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है हमारे पास, अच्छा ये दोनों समझाने के लिए ना, और ये समझना भी बहुत जरूरी है, दोनों समझाने के लिए ना हम अपने पास एक जर्नल से एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि उसी एक ही एग्जांपल को ना हम दोनों पे अप्लाई करेंगे और आपको फर्क नजर आ जाएगा कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि हमने लोन लिया, सपोज के 1 लाख रुपए का, अपनी तरफ से वैसे वैल्यू सपोज कर रही हैं, 1 लाख रुपए का हम लोगों ने लोन लिया एट अ रेट ऑफ 10%, एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 3 इयर्स। अब इसी सिचुएशन को हम लोग दोनों में जाके सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कहां पर आता है, या बैंक आपको धोखा कहां पर देता है। बेसिकली धोखा नहीं दे रहा होता, बैंक डिस्क्लोज करता है, लेकिन आपको बात समझ नहीं आ रही होती। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोग मार्केट में जाए ना शॉपिंग करने के लिए, और आपको देखें किसी भी ब्रांड के बाहर बड़ा सा लिखा हुआ होता है 50% ऑफ, भी बड़ा सा लिखा हुआ होगा, ठीक है, लेकिन जहां पे होता है, अब ये धोखा नहीं है, वो कहते हैं भाई लिखा हुआ है आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती है। अच्छा, आप ब्रांड के अंदर चले जाते हैं ना, आप ढूंढते फिरते हैं, जहां भी कोई चीज पसंद आती है न्यू अराइवल, न्यू अराइवल, या 10% ऑफ, 20% ऑफ, 50% नजर ही नहीं आता। अब जब पूछे यार ये 50% क्या है, कहते वो कोने में दो जूते रखे हुए हैं उन पे 50% ऑफ है। इवन के वो जूते ऐसे होते हैं कि मुफ्त में भी दो तो मैं ना लूं, वो फिर भी 50% पे दे रहे, है ना ऐसा। अच्छा, आपको क्या लगता है उन्होंने धोखा दिया आपको? नहीं, ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं कि बाहर के लोगों को शॉप के अंदर बुलाओ, बाकी फिर हम देख लेंगे, है ना ऐसा। और क्या आप लोग ये चीजें देखकर नहीं जाते? जाते हो, अट्रैक्ट होते हैं, हर कोई होता है, हर कोई जाता है। क्लियर। अच्छा, इन्हीं चीजों से आप लोगों ने बचना है, और आप लोगों ने अब जो भी स्टेटमेंट आए उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या था। एक छोटा सा डिफरेंस पूरे क्वेश्चन को चेंज करके रख देता है, तो आपने उस डिफरेंस को देखना है। मतलब जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो बेटा एक्टिव माइंड होके क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बेसिकली आपने ठीक से पढ़ा नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखें, हम पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। देखिए भाई, अगर मैं पहले जमाने की बात करूं ना, जब इंटरेस्ट था ही नहीं, तो उस टाइम पे तो 1 लाख के अगेंस्ट 3 साल बाद भी देता तो 1 लाख ही देता, 2 साल बाद देता तब भी 1 लाख देता, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% था। क्या मैंने बात सही कही है ना? लेकिन ये बाद में आ गया, क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये लोग गरीब हो रहे थे, करेंसी डी वैल्यू होने लग गई थी। आप देखें, जब स्टार्ट की अगर हम लोग बात करें ना, तो बेटा चीजों में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता था, और ये इन्फ्लेशन और आपको करेंसी में डी वैल्यू इतना महसूस नहीं होता था। लेकिन जितना बेहतरीन एक्सपेरिमेंट इस इकोनॉमी का पाकिस्तानियों का है ना, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमी को ऐसा बदला है कि लोग आके रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पर। आप ये देखें कि एक ही चीज, मतलब गाड़ियों की एग्जांपल लें, हमेशा ये देखा गया था कि अगर आज आप गाड़ी 20 लाख की परचेज करते हैं ना, इवन के 2017 18 19 की बात करें, 20 लाख में एक अच्छी गाड़ी आपको मिल सकती थी, और अगर आप 2 3 साल चलाए ना वो 12 लाख रुपए पे आ जाती थी।
लेकिन जिन्होंने 2017-18 में 20 लाख की गाड़ी ली है ना, 22-23 में 40 की भी वो नहीं बेच रहे। इतनी इन्फ्लेशन हुई है। हालांकि वैल्यू कम होनी चाहिए थी, यूज भी की, गाड़ी भी सेकंड हैंड हो गई है। 20 लाख वाली गाड़ी आज वो 40 की भी नहीं देंगे आपको। इकोनॉमी की ऐसी की तैसी करके रख दी है ना ऐसा। अच्छा अब आ जाओ इधर, अब इंटरेस्ट की बात करें। तो बेटा इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन कि आपने अपने पास रखना है कि भाई मैंने लोन कितना लिया, 100,000 आज के दिन। और आज समझ लो जैसे पहले साल का पहला दिन, और मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब एट द एंड ऑफ ईयर 1, ईयर 1 का कम एंड हुआ, मैं इसको Y1 से डिनोट कर रहा हूं। Y1 स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ ईयर 1, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। मेरे 1 लाख रुपए के ऊपर ये जब बेटा 10% होता है ना, ये पूरी जिंदगी का नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई साल बाद करोगे तो तब भी 10% दे देना, 2 साल बाद करो तब भी 10%, या 3 साल बाद करो तब भी 10%, या ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ वर्ड यूज किया जाता है PA, एंड PA स्टैंड्स फॉर पर एनम, पर एनम। मतलब ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का है, कि अगर तुम मुझे 1 साल तक मेरी अमाउंट वापस ना करो, तो जो अमाउंट मैं तुम्हें लोन के तौर पर दे रहा हूं, इसके ऊपर 10% मुझे एक्स्ट्रा पे करना। बात समझ आई? फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, तो क्या मैं उसे 1 लाख रुपए वापस करूंगा? सपोज कि अगर मैंने 1 साल के बाद ही वापस करने हैं, सपोज, तो क्या मैं उसे 1 लाख रुपए वापस करूं? नहीं, मैं उसे कितनी अमाउंट वापस करूंगा? मैं इस 1 लाख के ऊपर एट अ रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो देखो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा? तो फर्स्ट ईयर के एंड पर मैं उसे कितनी अमाउंट पे करूंगा? आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब अगर आप लोग यहां पे ये कहते, जरा मासूम बन जाते भोले भाले से, कि भाई 2 साल बाद, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 3 साल बाद आपने उठाया 1,10,000 रुपए की बोरी और जाकर उसको दे दी, ये लें जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुश्किल वक्त में हमारे काम आए। वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप उसे कहेंगे भाई क्यों, आपने 10% कहा था, मैंने 10% दिया है इसमें एक्स्ट्रा। वो कहेगा भाई वो 1 साल के लिए था, तुम 3 साल बाद मेरे पास आए हो, अब 1,10,000 रुपये मैंने नहीं लेना। ये बात समझ आई है आप लोगों को? अब क्या करना है, आपने सेकेंड ईयर के एंड पर जाएंगे, एट अ रेट ऑफ 10%, दोबारा से इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। किस पर? लोन की अमाउंट के ऊपर, लोन की अमाउंट के ऊपर फिर से 10% कैलकुलेट करो फॉर सेकेंड ईयर। अब अगर आप लोग देखो, ना तो लोन की अमाउंट चेंज हुई, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, वही 10% है। तो कितनी अमाउंट आप इसमें आके ऐड कर देंगे? अगेन 10,000। लोन की अमाउंट का 10% आपने लेना है। तो सेकेंड ईयर के एंड पर आप उसको कितनी अमाउंट जाके पे करोगे? 120,000। अब जितने साल एक्स्ट्रा लगाते जाओगे, हर साल का 10,000 इसमें ऐड होता जाएगा। पहले साल के बाद दोगे, देखो भाई लोन तो हर हाल में देना है, 1 लाख रुपए तो हर हाल में देने हैं। लेकिन अगर पहले साल के बाद दोगे तो 10,000 एक्स्ट्रा दोगे, दूसरे साल के बाद दोगे 20,000 एक्स्ट्रा दोगे, तीसरे साल के बाद दोगे 30,000 एक्स्ट्रा दोगे। मतलब अगर 7 साल के बाद देंगे 70,000 एक्स्ट्रा दे देंगे, 10 साल के बाद देंगे तो डबल अमाउंट पे करेंगे। लाख लोन और लाख रुपए इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए पे करूंगा। बात क्लियर हुई सब बच्चों को? तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर फिर इसका इंटरेस्ट आ जाएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और फिर से वो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10,000 के इंक्रीज के बाद 130,000। और थर्ड ईयर के एंड पर जाकर हमने ये अमाउंट उसको पे कर दी।
ये बात समझ आ गई? मुश्किल है क्या ये? अच्छा अब देखें। अब बेटा जो अमाउंट आपने लोन के तौर पर ली थी वो है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, वो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू। उसको आप डिनोट करेंगे पी के साथ। क्लियर? लेकिन आफ्टर 3 इयर्स जब आप पेमेंट करने के लिए जाएंगे, अब देखिए आफ्टर 3 इयर्स तो फ्यूचर की बात ना आ गई। हाँ, तो ये जो 130,000 है ना, ये है आपके पास आपकी फ्यूचर वैल्यू, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एस के साथ। तो पी के साथ डिनोट करूं तो प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू, लोन की अमाउंट। एस के साथ डिनोट करें तो फ्यूचर की वैल्यू। फ्यूचर की वैल्यू में मतलब मैंने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितनी अमाउंट पे की, 1 लाख रुपए के लोन के अगेंस्ट आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यूरेशन मैं टोटल कितनी अमाउंट जाके पे करूंगा, उसे फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। क्या आपको यह बात समझ आ गई है? क्लियर? तो अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि बेटा इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है, तो आप मुझे क्या अमाउंट बताओगे कि सर इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है? 30,000। कैसे पता चला है आपको 30,000 है? कैसे पता चला? मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि सर 130 पे किया और 100 हमने खुद लिया था, तो एक्स्ट्रा अमाउंट 30,000 वही इंटरेस्ट है। ऐसा ही है? अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ये कहना चाह रहे हो कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। फार्मूला बन गए हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट कैपिटल आई लिखूं तो इंटरेस्ट अमाउंट, स्मॉल आई लिखूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए मैं फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को और लिखता हूं ताकि चीजें मर्ज ना हो। लेकिन आपने बातें याद जरूर रखनी है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में स्मॉल आई आ जाए, तो आपको पता हो कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर? कि ये फार्मूला समझ आ गए? तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ गई आपके पास? इज इक्वल टू, हाँ जी, द इंटरेस्ट अमाउंट इज 130,000 लेस 100,000 इज इक्वल टू, हाँ जी, ऑल राइट। बात क्लियर है सब बच्चों को? क्या बेसिक फार्मूला नहीं था? क्या कुछ नया सीखा है तुम लोगों ने? भाई अपनी जिंदगी में पहले से ये बात यूज करते रहे हो। कोई भी आपसे ये कह दे कि यार मैंने 100 रुपए का लोन लिया और पे किया 130 रुपए, क्या तुम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए उसे क्या कहोगे? मैंने तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ा होगा। या उसे बता सकते हो कि यार ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये तुमने 30 रुपए उसे इंटरेस्ट दे दिए। तो वही चीज आ गई है भाई, कुछ भी नया नहीं था इसमें जो आप लोगों ने आज पढ़ा। फिर ये अलग बात है स्टोरी सुनाने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था, इस अंदाज में कभी नहीं पढ़ा होगा। ऐसे ही है ना? अच्छा ये था बेटा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपसे कहा, तो मुझे ना इसमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट सी नजर आई कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में मुझे ऐसा लगा जैसे हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है। बड़ी प्यारी बात है, ये आपके एमसीक्यूज में काम आ सकती है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती है। सेम क्यों होती है? क्योंकि हर साल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है। सेम ही रहनी है फिर, क्योंकि ना लोन की अमाउंट चेंज हो रही है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। गॉट इट? तो हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहेगी। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बातें तो बिल्कुल सही सही लिखी हुई हैं, कैलकुलेशन होनी भी ऐसी चाहिए, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? अच्छा आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस आना चाहिए? हाँ ये चीज देखा, कितने जहीन हो तुम लोग। यही वजह थी तुम जैसी अवाम के होते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट आया था और सिंपल की छुट्टी हुई थी। हालांकि अगर तुम जैसे जहीन लोग ना होते तो बेचारा सिंपल ही चलता रहता, और अगर वो जहीन भी ना होते तो इंटरेस्ट आता ही ना।
जब लोगों में लालच बढ़ा ना, तब ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। और जब तक लोगों में लालच नहीं था, तब तक इंटरेस्ट नहीं आया था। आगे कुछ और ना हो। हाँ आगे कुछ बेटा, बहुत कुछ होगा। इतना कुछ होगा कि तुम सोचते रह जाओगे। इतना तो मैंने नहीं सोचा था। अच्छा आगे सुनो, वो स्टोरी भी हम देखेंगे। अच्छा अब देखें, अभी चलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा था हमारे पास, लेकिन यहां पे देखें सेम सिचुएशन थी। लोन लेने गए, 1 लाख रुपए का लोन लिया, एट अ रेट ऑफ 10% ही लिया, फॉर 3 इयर्स ही लिया। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगे थे ना, उस टाइम पे लिखा हुआ था पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली, जिसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था। सिंपल इंटरेस्ट के साथ कभी ये वर्ड नहीं लिखा हुआ होगा। ये जो आगे मैंने सीए लिखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ऐसा होगा, पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। ओके। अच्छा अब क्या हुआ, मतलब इससे हमें क्या फर्क मिला? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उनको मजबूरी हो ना और बस पैसा चाहिए हो, फिर चाहे उनसे 100% इंटरेस्ट ले लो, देने के लिए तैयार होते हैं, कहते हैं बस आज पैसा दे, चाहे बाद में जितने मर्जी पैसे ले लो। इतने मजबूर लोग होते हैं। और बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसी चीज का ही फायदा उठाते हैं। अब क्या हुआ कि यहां पर देखिए भाई, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100,000। मतलब आप लोगों ने लोन लिया, फॉर 3 इयर्स लिया। आप लोग पहले भी ये लोन ले चुके थे। आपको पता था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो फॉर 3 इयर्स, तो 1,30,000 रुपए बनते हैं। और आप लोगों ने जाकर 3 साल के बाद दूसरी बैंक से ये लोन लिया, 3 साल के बाद आके उसे 1,30,000 रुपए दे दिया। और आप तो सोच रहे थे कि अभी ये चाय शाय पिलाएगा, थैंक यू बोलेगा कि चलें आप वापसी आ गए। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा 1,30,000। कहता है भाई क्या हो गया है, और पैसे निकालो। आपने कहा क्यों भाई, ये देखो ये 10%, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई, 1,30,000 बनता है। उन्होंने कहा ना 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 बाबा जी, इधर ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती। आपने शायद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं था, हमने कंपाउंडिंग एनुअली लिखा हुआ है। उन्होंने कहा पुत्र फिर समझा जरा कि ये कंपाउंडिंग एनुअली क्या होता है। उसने कहा देखें, आपने हमसे लिया 1 लाख रुपया, पहले साल का एंड हुआ, हमने आपसे कहा कि आपने 10% हमें इंटरेस्ट पे करना है, और वो बनता है 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000। तो आपने 1 साल के बाद हमें देने थे 110,000। बाबा जी ने कहा पुत्र मैं अभी तो यही किया है। उन्होंने कहा सब्र तो करें, आगे सुने। आप जब नेक्स्ट ईयर के एंड पर आए, आपने 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन लोन की अमाउंट के ऊपर नहीं बाबा जी। ये इंटरेस्ट भी तो हमारा पैसा है, जो आपने हमें नहीं दिया, आपने वो भी तो यूटिलाइज किया है। तो उसने कहा कि पहले साल आपने हमारे 1 लाख रुपए यूज किए थे, तो 1 लाख का 10% दिया। लेकिन जब दूसरे साल या तो आप हमें हमारा इंटरेस्ट आके वापस कर देते, तो अगले साल फिर 1 लाख रुपए के ऊपर दे देते। बाबा जी क्या आपने 10,000 रुपए में दिए थे इंटरेस्ट के? उसने कहा नहीं पुत्र। तो कहते हैं अगले साल फिर आपने हमारे 1,10,000 रुपए यूज किए हैं, 1 लाख नहीं यूज किया। समझ आइए ये बात। मतलब कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट पर होती है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर तो प्रिंसिपल अमाउंट पर जाता है क्योंकि इंटरेस्ट कोई नहीं होता, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। मतलब आपने सुना होगा सूद पर सूद पर सूद, ये वो चीज है। क्लियर? तो सेकंड ईयर का जो आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है वो 1 लाख के ऊपर नहीं, 1,10,000 का 10%, और वो बनता है आपके पास। तब बाबा जी की आंखें खुली। अब सेकंड ईयर के एंड पर देखें टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 121,000। क्लियर?
और जब थर्ड ईयर की कैलकुलेशन करने लगे, अब 11,000 भी नहीं आना, अब 1,21,000 का 10% आएगा और 12,100, और अमाउंट बन जाएगी 133,100। तो उन्होंने कहा बाबा जी 3,100 रुपये और निकालें काइंडली, और फिर आपका हमारा हिसाब क्लियर होगा। क्या ये बात समझ आई आपको? अब अगर आप यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखें तो भाई फार्मूला सेम है आपके पास, कि फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस। तब यहां पर आप लोगों ने जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को देखा तो 133,100 आपकी फ्यूचर वैल्यू में से माइनस करोगे 100,000, तो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 33,100, जबकि पहले कितने थे? 30,000। अब आप बताएं सिंपल इंटरेस्ट बेनिफिशियल है या कंपाउंड इंटरेस्ट? इसके लिए आपको देखना चाहिए था आप कौन है, लेने वाले क्योंकि अगर आप है ना बारोअर तो आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट नुकसानदेह है, तो आप फिर सिंपल इंटरेस्ट को चूज करोगे। अब ये डिसीजन मेकिंग है, आपसे डिसीजन मेकिंग करवाएगा, तो आपने ये चीज देखनी है कि आप लोन ले रहे हैं या आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो फिर आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट, आप उसको जाके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ जाओगे, क्योंकि वहां से आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। ऑलराइट, तो यहां से ये बात हमें समझ आई कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहती है। क्यों? क्योंकि हर साल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर आने वाले साल में इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हर साल हम लोगों ने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर करनी होती है। मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड का वर्ड यूज किया जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्रूड, मतलब जो इंटरेस्ट बन गया हो लेकिन अभी तक हम लोगों ने पे ना किया हो वो अभी शामिल हो जाता है उसके। ऑल राइट, अब आपको मेरे ख्याल से इस लेक्चर से सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का पता चल गया है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, क्या सही है। बाकी इंशाल्लाह इनके फार्मूलाज वगैरह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।